हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 28। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सके। ये जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, वो है 24 अगस्त 2021 का क्वेश्चन पेपर है। शायद इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आगामी परीक्षा में भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकता है। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो चलिए आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन और व्याख्या के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दिया है दोस्तों कि युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी TOPS बनाई गई। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी है 2013। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 2014 में। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। तो दिया है दोस्तों कि युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें समर्थन एवं प्रोत्साहन देना था और वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक एवं वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने दोस्तों कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब इसका करेक्ट व्याख्या देख लेते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1901 में किया गया था और इस पुस्तक में उन्होंने उपनिवेशक प्रशासन को भारत के राजस्व की हानि का प्रमुख कारण बताया और इस पुस्तक में उन्होंने धन निकासी के सिद्धांत की व्याख्या की। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड मैन व भारत का अनौपचारिक राजदूत भी कहा गया जाता है और उन्होंने वर्ष 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि फरवरी 2021 में किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, था मान लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बताएं कि क्या उत्तर होगा। ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहती, ऑप्शन बी TC सुनील कुमार, ऑप्शन सी पंकज जैन या ऑप्शन डी है राजीव अरोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है यानी सिद्धार्थ मोहती। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि सिद्धार्थ मोहती को 1 फरवरी 2021 को भारत की सबसे बड़ी कंपनी जीवन बीमा निगम का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया। वे सेवानिवृत्त होने वाले TC सुनील कुमार के स्थान पे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने दोस्तों कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ... कहा जाता है। बताएं ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी केलोलॉजी, ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसे ऑनरियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑनरियोलॉजी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सर्वप्रथम सपनों का अध्ययन
रिनेस्की एवं क्लेटमैन द्वारा 1853 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान शिव को, ऑप्शन बी भगवान पद्म संभव को, ऑप्शन सी भगवान गणेश को, या ऑप्शन डी भगवान विष्णु को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी भगवान पद्म संभव को। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि लद्दाख में तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन में हेमिस त्योहार मनाया जाता है और यह त्योहार भगवान पद्म संभव को समर्पित है। इस त्योहार के अवसर पर ढोल एवं झांझ की थाप पर तथा तिब्बती संगीत धुन पर मुख्यतः चाम नृत्य तथा अन्य पारंपरिक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने दोस्तों कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा किसे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीमेंट काउंसिल बोले तो BCCC की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गीता मित्तल, ऑप्शन बी चित्रा रामकृष्णन, ऑप्शन सी किरण मजूमदार, या ऑप्शन डी इंदिरा नूई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए है यानी गीता मित्तल है। इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीमेंट्स काउंसिल BCCC की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया और BCCC के एक स्वतंत्र एवं स्वयं नियामक निकाय है जो सामान्यतः मनोरंजन चैनल के लिए IBF द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने दोस्तों कि नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है ... कहलाता है? ऑप्शन ए बारबंदी प्रणाली, ऑप्शन बी प्रवाह चैनल, ऑप्शन सी लिफ्ट चैनल, या ऑप्शन डी कमान चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी प्रवाह चैनल। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि किसी नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे प्रवाह चैनल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 103। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 368। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय के रूप में तथा अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्भरता संबंधी प्रश्न पर निर्णय के लिए तथा अनुच्छेद 234 जो है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने दोस्तों कि काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1909 में, या ऑप्शन डी 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी 1925 में। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना लूट लिया गया था और इसे काकोरी षड्यंत्र मामला कहा गया। इस षड्यंत्र में सम्मिलित राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपके सामने कि अकबरनामा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुस समद, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़ या ऑप्शन डी फैजी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इससे जुड़ी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। ये महान विद्वान एवं इतिहासकार थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा में उन्होंने अकबर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख भी किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है दोस्तों कि जनवरी 2021 में निम्न में से किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद बोले तो TEPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए संदीप अग्रवाल, ऑप्शन बी एस मुरलीधर, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह सिंधु या ऑप्शन डी श्यामल घोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संदीप अग्रवाल। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों दिया है कि संदीप अग्रवाल को जनवरी 2021 में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने श्यामल घोष का स्थान लिया और TEPC एक स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने दोस्तों कि जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट बोले तो JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर था। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ऋषभ पंत या ऑप्शन डी MS धोनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी ऋषभ पंत था। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत को जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था और JSW के स्टील उत्पादकों में कोलोरान एंड कलर कोडेड चादर तथा न्यू स्टील TMT वाट शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने दोस्तों। ये वो है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक के थतर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अरुंधति राय या ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर है यानी शशि थरूर। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर है और ये भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ विद्वान एवं लेखक है और इस पुस्तक में उन्होंने मोदी सरकार एवं उसके कई विरोधियों के कार्यकाल की जांच उन पर सवाल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने कि मध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन ए रेले प्रभाव, ऑप्शन बी ह्यूजेंस प्रभाव, ऑप्शन सी मैक्सवेल प्रभाव या ऑप्शन डी रमन प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी रमन प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती थी वह किसने लिखी है। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन या ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन सी यानी हरिसेन होगा। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी। इलाहाबाद प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त को
कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था और समुद्रगुप्त को उसकी वीरता एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन से शहर वर्ष 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बना था। ऑप्शन ए कोलकाता और उज्जैन, ऑप्शन बी जयपुर और दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और वाराणसी, ऑप्शन डी मुंबई और हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मुंबई और हैदराबाद। अब चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि वर्ल्ड सिटीज दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों मुंबई एवं हैदराबाद को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया और यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क शामिल किए गए विश्व के कुल शहरों की संख्या 66 है और इस नेटवर्क में भारत के मुंबई शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के रूप में नामित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42 कि जनवरी 2021 में भारत के राज्यों के कितने जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आरंभ किया गया था। वर्ष ऑप्शन ए 567, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 189 व ऑप्शन ऑप्शन डी है 600। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 600। ठीक है, अगला अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं कि जनवरी 2021 में भारत के 28 राज्यों में से 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को आरंभ किया गया। स्मरणीय है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देना तथा कौशल विकास करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने दोस्तों कि प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण तथा वस्तुओं को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए हुडी यानी बिल, ऑप्शन बी भुगतान बोले तो पेमेंट, ऑप्शन सी ड्राफ्ट या ऑप्शन डी विप्रेषण बोले तो रेमिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विप्रेषण बोले तो रेमिटेंस। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को विप्रेषण यानी रेमिटेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय कामगार या अमेरिका व ब्रिटेन में नौकरी कर रहे प्रवासी भारतीय जब भारत में अपने माता पिता या परिवार को धनराशि भेजता है। ठीक है, जो धनराशि भेजता है उसको फिर प्रेषण यानी रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है। ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी मैदान या ऑप्शन डी वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है यानी ऑप्शन बी, यानी पर्वत पर किया जाता है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों टेरेस खेती पर्वतीय अथवा पहाड़ी प्रदेशों की ढलान भूमि पर की जाती है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के मैदान समतल भूमि का अभाव होता है, अतः ऐसी स्थिति में पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ी के आकार के छोटे खेती का विकास कर कृषि की जाती है और सीढ़ीदार खेत मृदा अपरदन एवं वर्षा के जल के प्रभाव को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1963। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 में जो है भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। चलिए इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से 21 नवंबर 1963 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके प्रक्षेपण के साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई
और 1 जनवरी 1965 को तुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हुई और वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भी स्थापना की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है। ऑप्शन ए फॉस्जीन, ऑप्शन बी पैकोरिल फ्लोराइड, ऑप्शन सी फास्फीन या ऑप्शन डी फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फॉस्फीन होगा। ठीक है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं दोस्तों कि फास्फीन गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी क्षय के जरिए उत्पन्न होती है और फास्फीन एक रंगहीन ज्वलनशील व विषैला गैस है। इसमें सड़ी मछली जैसे गंध आती है और इसका रासायनिक सूत्र PH3 है और इसका उपयोग होम सिग्नल देने में, धूम्रपान बनाने में, उद्योगों में डोपिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी किबू लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी किबू लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि किबू लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत यह राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का अभिन्न भाग है। साथ ही यह हिरण की संकटग्रस्त प्रजाति गई का एकमात्र निवास स्थान भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 107, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता। कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आवर्त नियम, जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए डेमित्री मेंडलीफ को, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑप्शन सी नील्स बोहरे को या ऑप्शन डी जे थॉमसन को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमेत्री मेंडलीफ को। ठीक है। अब इससे जुड़ी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं कि वर्ष 1869 में रूसी वैज्ञानिक डेमित्री मेंडलीफ ने तत्वों व उनके यौगिक की तुलनात्मक अध्ययन के नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तन फलन होते हैं। और मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है 9 वर्ग व 7 आवर्त थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 7 जून, ऑप्शन सी 12 मार्च या ऑप्शन डी 23 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 23 जनवरी। अब इनसे जुड़ी जो व्याख्या है उनको देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। अब से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर
पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। स्मरणीय है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में इन सारे प्रश्नों से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और अपने फ्रेंड, रिलेटिव, पीयर ग्रुप या जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि और भी अदर पर्सन को इस सारे प्रश्न पत्रों से या कंटेंट से हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।